क्या सोनिया गांधी डर की वजह से सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठी? सियासत का त्याग क्या महज छलावा था या फिर सच्चाई कुछ और है? मार्केट में जैसे ही किताब के सफ़े वजूद में आए तो देश की सबसे शक्तिशाली महिला पर कई सवाल दाग की तरह चस्पे जाने लगे। नटवर सिंह ने अपनी किताब के हवाले से जो जो खुलासा किया वो अब देश की सुर्खियां है। आज किताब में छपी बातें नटवर सिंह की सोनिया के प्रति नफरत की भावना है या फिर तमाम खुलासे असल में सोनिया गांधी का कड़वा सच है? आज राजचक्र में हम इसी मुद्दे को संभालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुंबई से बीजेपी नेता राजा बुंदेला जी, भोपाल से कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संगीता श्रीवास्तव जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र का आज का सफर, सोनिया का कड़वा सच। बहस शुरू करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं आखिर नटवर सिंह ने किताब में वो कौन कौन सी बातें लिखी हैं जिसने जहां एक और सोनिया गांधी को अंदर ही अंदर परेशान कर दिया है तो वहीं देश भर में हो हल्ला मच गया है। नटवर सिंह का सनसनीखेज खुलासा, सोनिया गांधी पर उठाए बड़े सवाल। राहुल के डर से सोनिया नहीं बनी पीएम। अंतरात्मा की आवाज से नहीं छोड़ा पीएम पद। पूर्व विदेश मंत्री और कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे नटवर सिंह के दावों से सियासत में खलबली मच गई है। नटवर की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नटवर सिंह ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए साल 2004 में उनके पीएम पद ठुकराने को एक नाटक करार दिया है। नटवर के मुताबिक साल 2004 में सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के कड़े ऐतराज के बाद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। राहुल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको डर था कि अगर वो पद स्वीकार लेती हैं तो उनके पिता और दादी की तरह उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। नटवर ने दावा किया कि अंतरात्मा की आवाज के कारण सोनिया ने इससे मना नहीं किया, बल्कि एक समय वो प्रधानमंत्री पद संभालने के बारे में कह चुकी थी। एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह ने इराक के अनाज के बदले तेल घोटाले के चलते 2005 में यूपीए सरकार से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद 2008 में कांग्रेस भी छोड़ दी थी। नटवर सिंह ने इस बात का भी दावा किया है कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस घटनाक्रम का उल्लेख न करने के लिए सोनिया और प्रियंका गांधी ने उनसे अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इस तथ्य का खुलासा करने का फैसला किया क्योंकि वो सच को लोगों के सामने लाना चाहते थे। नटवर सिंह ने दावा किया कि 18 मई 2004 को हुई बैठक में मनमोहन सिंह, गांधी परिवार के दोस्त सुमन दुबे, प्रियंका और वो मौजूद थे। राहुल के ऐतराज के बारे में प्रियंका ने उन लोगों को वाकिफ कराया। एक बेटे के तौर पर राहुल को पूरे अंक देता हूँ। नटवर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू के दावे का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि पीएमओ में रहे पुलक चटर्जी अहम सरकारी फाइल सोनिया के पास ले जाते थे। इस पर विरोध का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वो सर्वोच्च नेता थी। संजय बारू के दावों के बाद भी काफी बवाल मच गया था, लेकिन जिस तरह से अब नटवर सिंह ने सोनिया गांधी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब देना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। शायद वक्त ही बुरा है, पहले करारी हार और अब इस तरह के इल्जाम। सोनिया गांधी यकीनन आहत होंगी। इसकी इस मिसाल तक भी देखने को मिली जब उन्होंने अपने हुए इस वार पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। देखिए इस रिपोर्ट में। नटवर को सोनिया का जवाब, मैं किसी की बात से आहत नहीं, मेरी किताब से पूरा सच आएगा सामने। मनमोहन सिंह ने भी आरोपों को किया खारिज। नटवर सिंह के सोनिया गांधी पर बड़े सवाल करने पर सियासत तेज हो गई है। नटवर के लगाए आरोपों पर सोनिया गांधी ने भी पलटवार किया है और नटवर के बाद खुद भी किताब लिखने की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि जब मैं अपनी किताब लिखूंगी तब सच सामने आएगा। मैं इससे आहत नहीं हूँ। मैंने अपनी सास को गोलियों से छलनी देखा है। मेरे पति की हत्या कर दी गई। बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जब इस मामले में आहत होने के बारे में पूछा जाता है तो मैं क्या कह सकती हूँ। नटवर सिंह ने अपनी किताब में कई बड़े खुलासे किए हैं और उनकी किताब जल्द ही मार्केट में आने वाली है। इसमें उन्होंने सोनिया पर सरकार के कामों में दखल देने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों पर सोनिया ने अपनी किताब के जरिए जवाब देने की बात कही है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के दावों को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी खारिज कर दिया है।
सोनिया पर नटवर के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि निजी बातचीत को कमाई का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास कोई भी फाइल नहीं भेजी जाती थी। भले ही सोनिया गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी नटवर सिंह के आरोपों को नकार रही हो, लेकिन लगातार लग रहे आरोपों के बाद गांधी परिवार पर आंच तो जरूर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। अफसरान से माननीय तक, माननीय से दागी तक और दागी से सियासत के रिटायरमेंट तक, आखिर नटवर सिंह वो कौन, वो कैसे पहले गांधी परिवार के नजदीकों शुमार हुए और कैसे वो गांधी परिवार के ही दागी बन गए। एक नजर डालते हैं नटवर सिंह के इतिहास पर। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह इस समय सोनिया गांधी पर खुलासे को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन उनका लंबा राजनयिक और राजनीतिक सफर रहा है। 1953 में IAFS अधिकारी बने और अगले 31 सालों तक काम किया। साल 1984 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 8वें लोकसभा के लिए राजस्थान के भरतपुर से चुने गए। 1985 में राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री बने। नटवर सिंह 1986 में विदेश राज्य मंत्री बने और 1989 में वो इस पद पर बने रहे जब सरकार की आम चुनाव में हार हो गई। इसके बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 42वें सत्र के लिए न्यूयॉर्क में आयोजित निरस्त्रीकरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए अध्यक्ष चुने गए। 1989 के आम चुनाव में मथुरा सीट से लड़े, लेकिन हार गए। नरसिम्हा राव सरकार में नरसिम्हा राव से मतभेद के चलते अर्जुन सिंह ND तिवारी के साथ नटवर कांग्रेस से अलग हो गए। नटवर सिंह 1998 में भरतपुर से फिर से चुने गए। 2002 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। जब कांग्रेस फिर सत्ता में आई तब मनमोहन सिंह कैबिनेट में इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री के रूप में विवादास्पद कार्यकाल रहा। इराक के तेल के बदले भोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद 2005 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह को पार्टी से निकाल दिया। साल 2008 में नटवर सिंह ने BSP ज्वाइन की, लेकिन साल के आखिर में ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर कर दिया गया। नटवर सिंह को 1984 में भारत सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नटवर सिंह की छवि एक विवादित और चर्चित नेता की रही है और अब कई दिनों की चुप्पी के बाद फिर से नटवर सिंह अपनी किताब के जरिए कई खुलासे करने के चलते फिर से चर्चा में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी एक जिंदगी काफी नहीं, शायद तथा कथित त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी पर बहस इस जिंदगी पर खत्म नहीं होने वाली है। और यह भी कि क्या किताबों का यह सिलसिला कभी खत्म होने वाला है। अब सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं जो जवाब दूंगी वो अपनी किताब के माध्यम से, हालांकि उस पर आज बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे हैं और कुछ चुटकुले भी हैं कि वो लिखेंगे किस भाषा में, पहले बता दें तो हम लोग उस भाषा का ज्ञान हासिल कर लें। अनुरंजन जी, आज जो पूरी चर्चा पर, सारा दिन आज चर्चा पर, जो पुस्तक उनकी बाजार में भी आने को है, लेकिन उसके कुछ हिस्से जिसको कल एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में सब दिखलाया गया, तो उससे महत्वपूर्ण यह बात आ गई है, बल्कि एक तरह से पुनर्पुष्टि हुई है कि सोनिया गांधी ने वस्तुतः 2004 में कोई त्याग नहीं किया था, जो कि कांग्रेसी बार बार दावा करते हैं। उनका त्याग की मूर्ति बताकर, निरूपित करके उसे भुनाने की राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती रही है कि ऐसा कुछ नहीं किया था। यह पहले भी आरोप लगे हैं और उनके बेहद नजदीकी रहे नेहरू परिवार से कुंवर नटवर सिंह ने भी अपनी आगामी पुस्तक में इसकी पुष्टि कर दी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई है, समानांतर संविधानेतर सत्ता की। पुनः नटवर सिंह ने कहा कि हाँ, सोनिया गांधी 10 जनपद से एक संविधानेतर सत्ता का संचालन करती थी। अगर यह सच है, यह भी एक पुनर्पुष्टि है, तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए अपमानजनक है और इस पर तो राष्ट्रीय बहस होगी। स्वाभाविक रूप से आज बहस हुई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कुंवर नटवर सिंह के इन आरोपों में आखिर कितना दम है।
देखिए विनोद जी, आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब कांग्रेस बहुत बुरी हालत में है। जी। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बुरी हालत में कांग्रेस की स्थिति है। जी। नटवर सिंह कांग्रेस में है नहीं, और वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका भी तलाश रहे हैं। जी। किताब में उन्होंने क्या लिखा है ये एक बहुत गंभीर विषय है। जहाँ तक सोनिया गांधी की बात है, ये पिछले 10 साल से लगातार हम सुनते आ रहे हैं और हम कई स्रोतों से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है और सोनिया गांधी 10 जनपद से सरकार चलाती रही है। जाहिर सी बात है कि संविधान के लिए, ये देश के लिए बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। पूरे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किताब इस वक्त क्यों? सवाल दूसरा यह है कि क्या इस किताब के जरिए सच वाकई वो है जो नटवर सिंह कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग आपस में भी बातचीत के सिलसिले में कई बार ऐसी बातें करते हैं जो शायद सार्वजनिक करने की नहीं होती है। इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आगे चर्चा में, जब आपसे चर्चा होगी तो हम करेंगे उसको, कि इसमें कई सारी ऐसी बातें की गई हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत बातें थी, जो इस किताब के जरिए बाहर आ रही हैं। तो सवाल किताब के औचित्य पे भी उठता है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर ऐसा है कि सोनिया गांधी 10 जनपद से सत्ता चलाती हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वही सवाल उठता है कि इन दावों की पुष्टि आखिर करेगा कौन? विदेश मंत्री रहते हुए जब नटवर सिंह पे आरोप लगता है वो पद छोड़ देते हैं, लेकिन जब उन पे अगर ऐसा कोई दबाव था, जब वो सत्ता में थे, जब वो विदेश मंत्री थे, जब उन पे सोनिया गांधी उनकी फाइलें देखा करती होंगी, जब वो मनमोहन सिंह की फाइलें देखा करती थी तो विदेश मंत्री होते हुए उनकी फाइलें देखती होंगी, उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया? नहीं, अमूमन देखिए ऐसी बातें अमूमन आत्मकथा के जरिए आती है और जब लिखी आती है। अगर टाइमिंग की बात आपने कही जी, तो संजय बारू की जो पुस्तक आई जी, अभी मनमोहन सिंह के जो मीडिया सलाहकार जी जी, उससे मैं ये पूछा है कि टाइमिंग को लेकर चर्चा हो, लेकिन चुनाव के पहले क्यों? तो जो कोई पुस्तक लिखता है तो टाइमिंग देख के नहीं लिखता है, पुस्तक लिखना शुरू करता है, वर्षों तक लिखता है, और जब खत्म होता है लिखना तो बाजार में आता है। तो टाइमिंग ये ठीक है, संयोग है। लेकिन आज तो कांग्रेस सत्ता के बाहर है जी, कोई चुनाव नहीं है। संजय बारू की पुस्तक के ऊपर आरोप लगा, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने भी उस पुस्तक में इस बात की पुष्टि की कि फाइलें 10 जनपद जाती थी। संजय बारू ने देखिए, वो तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा सच रहा है पूरे 10 साल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जब आप एक लेटेस्ट एग्जांपल लीजिए, एक अध्यादेश का राहुल गांधी का फाड़ना जी, एक फैसला होता है, कैबिनेट में फैसला होता है, और उसके बाद एक अध्यादेश को सार्वजनिक तौर पे प्रेस क्लब में जाके और प्रेस के सामने फाड़ना और उसके बाद फिर उसको वापस लिया जाना, ये दर्शाता है कि ये सत्ता कहीं और से चलाई जा रही थी और ये ऐसा हो रहा था। पता, प्रधानमंत्री जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री निष्क्रिय थे। संगीता जी, अभी आपने अरुण रंजन जी की बातें भी सुनी, जो त्याग की मूर्ति बात है, आपने भी सुनी होगी। और अभी जब पुनर्पुष्टि हो गई कि वो कोई त्याग की मूर्ति नहीं थी, एक पुस्तकों को छोड़ भी जाए तो बाहर भी सभी जानते हैं, ये आरोप लगे भी, वह एक बिल्कुल छलावा था, एक नाटक था, और किसी अन्य कारण से उन्होंने अपने नाम को वापस लिए थे। अब एक नई बात अवश्य नटवर सिंह ने बोली है कि राहुल गांधी के डर के कारण ये बातें पहले नहीं है। अन्यथा आपको मैं याद दिला दूं, अगर वो कोई त्याग करना चाहती थी, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी, तो चुनाव के पश्चात कांग्रेस संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया, उन्होंने मना नहीं किया। यूपीए का जब गठन हुआ तो यूपीए का उनको नेता चुना गया सर्वसम्मति से, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। राष्ट्रपति के यहां दावेदारी का पत्र लेकर नेता लोग गए, वहां भी कोई आपत्ति नहीं की। अगर त्याग करना था, प्रधानमंत्री नहीं बनना था, उसी समय बोल देती कि नहीं, मुझे नेता नहीं चुनो, मुझे नहीं बनना है। लेकिन यह सब हुआ आखिरी क्षण में, तो कहीं ना कहीं उसी समय संशय निकलता। अनेक तरह के मैंने अफवाहें भी उड़ी कि शायद राष्ट्रपति भी नहीं पसंद करते थे या कुछ और भी कहीं ऐसे कुछ कोण सामने आ गए। उस समय सुषमा स्वराज और उमा भारती ने ऐलान कर दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो बाल मुड़वा कर सफेद कपड़ों में हम लोग आंदोलन करेंगे। बहुत सारी तरह की बातें आई थी। लेकिन अब एक नई बात ये आ गई है कि राहुल गांधी ने वो कहा कि उन्हें डर था कि नहीं, वो नहीं चाहते थे कि दादी और पिता की तरह सोनिया गांधी भी किसी इस तरह के हादसे की शिकार हों। एक नई बात है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को नटवर सिंह जी की जो पुस्तक आई है उसको यदि मैं अपने 3 हिस्सों में देखूंगी कि राजनीतिक,
ऐतिहासिक और शैक्षणिक। राजनीतिक इस ढंग से कि उन्होंने एक तरह का खुलासा किया है कि सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर पद अस्वीकार करने का मुख्य कारण था राहुल गांधी का डर। यदि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूं तो एक, चूंकि नटवर सिंह जी ने भी अपनी पुस्तक में कहा है कि मैं नंबर 1 बेटे का उसको खिताब दूंगी, तो मैं भी कहूंगी कि एक बेटे का डर 2004 की कंडीशन में यदि देखें, जिसने अपनी माँ दादी को, अपने पिता को ऐसे छत विछत हालत में देखा हो, तो उनका डर स्वाभाविक था और होना चाहिए था, जिसको उन्होंने प्रदर्शित किया। अब ये पद अस्वीकार करने के पीछे मुख्य कारण क्या था, इसके कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ना कोई कर सकता है सिवाय सोनिया गांधी या राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के। यहाँ पर मैं एपीजे कलाम साहब की जो किताब थी, उन्होंने भी कहा कि मेरे तो लेटर तैयार था, तब भी एक विवाद उत्पन्न हुआ था, आपको याद हो कि उन्होंने आप क्यों खुलासा किया। फिर संजय बारू जी ने कहा। तो जो सत्ता का केंद्रीकरण की बात आप कर रहे थे कि 10 जनपद में था सोनिया गांधी का, ये 10 सालों में हिंदुस्तान के शायद हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पता था कि केंद्र की संचालन कहाँ से हो रहा है, पर इसके भी प्रमाण नहीं है। और प्रमाण के रूप में ये कुछ पुस्तकें जो आ रही हैं, उनका खंडन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी करते आ रहे हैं। जब तक इस तरह के फाइलों का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होगा, तब तक हम एक पुख्ता ढंग से इनको आरोपित नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि संचालन हो रहा था, लेकिन यहाँ तो एक केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री स्वयं कह रहे हैं जी, यहाँ पर जो झा साहब ने कहा वो बिल्कुल बात पुख्ता है कि बात यह है कि जब तक आप कोठरी में रहते हैं तो उस कालिख में लगे रहते हैं, जैसे ही आप उस कोठरी से बाहर आते हैं तो अपने आप को उस कालिख से दूर करने के लिए ऐसे खुलासे करते हैं। क्यों नहीं कोई भी एक व्यक्ति 10 साल की सत्ता में, कोई भी एक मंत्री, कोई भी एक राजनयिक सामने नहीं आया कि इस केंद्र का संचालन 10 जनपद से हो रहा है, ना कि पीएमओ कार्यालय से। तो क्या ईमानदारी का इतना टोटा था, क्या नैतिकता का इतना टोटा हो गया हिंदुस्तान में, जो आज तक कोई एक व्यक्ति वो 10 सालों में बाहर नहीं आ पाया? तो निश्चित है ये सवाल उठेंगे नटवर सिंह जी के भी ऊपर। पुरानी किताबों को, जो पुस्तक लिखी है नटवर जी ने, उसको मैं एक तरह का पल्प हिस्ट्री मानती हूँ, जो कि लिखी जानी चाहिए, जो तुरंत के तुरंत ऐतिहासिक रूप से लिखा जाए। उन्होंने लिखा है क्योंकि पहले हम एक लंबे समय इंतजार करते थे कोई इतिहास के लिए पुस्तक आए, ये तुरंत जो घटनाएं हुई उसकी हमें एविडेंस मिल गया, चाहे बारू जी की पुस्तक हो या नटवर सिंह जी की पुस्तक हो, उससे हमें ऐतिहासिक में। परंतु ये प्रमाण है, जैसे नटवर सिंह जी की पुरानी एक किताब है वॉकिंग विथ लॉयंस, उसको यदि हम देखें, उन्होंने चंद्रा स्वामी के बारे में इंसिडेंट्स लिखे हैं, मार्गरेट थ्रेचर के बारे में लिखे हैं, नेहरू जी के भी बारे में लिखे हैं, और उन्हें प्रो कांग्रेसी कहा जाता था पहले तो। फिर उसके बाद इस ढंग का खुलासा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति है दोनों तरफ जाती है कि क्या ये सच है, क्या ये नहीं है। अब प्रमाण की बात है, जो सोनिया गांधी ने कह दिया मैं अपनी पुस्तक में जवाब दूंगी, अब वो पुस्तक कब लिखी जाएगी, किस ढंग से लिखी जाएगी, वो क्या खुलासा करती हैं, यदि वो खुलासा इसी बात की पुख्ता पुष्टि करती हैं कि हाँ मैंने अपने बेटे राहुल के डर के कारण ये पद अस्वीकार किया था, और क्या मेरे राहुल का डर गलत था, यदि उसको ये डर था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती, विनम्रता पूर्वक यदि कुछ घटना हो जाती, तो राहुल गांधी का डर सही होता, और 10 साल तक सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष बनी और कुछ नहीं हुआ, तो वहां उनका डर सच भी लग रहा है कि सच था। तो किस ढंग से हम सोचें, इसमें 2 रास्ते हैं। ये बात है, मुख्य बात विवाद की जो बात हो रही है, ये एक व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद अपने बेटे के कहने पर अस्वीकार किया। 2004 में ये सुनने में आता था कि ये राजनीतिक कोई कारण है, राष्ट्रपति के कारण है, संवैधानिक कोई सवाल उठाया है, उमा भारती मिलके आई है राष्ट्रपति से, गोपनीय बातें नहीं बताई जा सकती, विदेशी मूल की नागरिक को तरह तरह के न्यूज़पेपर्स में उठ के आई थी, उनको दरकिनार करते हुए इस बात को लिया जाता है। तो ये सारी बातें दरकिनार कर दी कलाम साहब की किताब में। उन्होंने कहा कि मेरा आदेश तैयार था, जो कि बिल्कुल उस पर कोई विश्वसनीयता का सवाल नहीं उठता है, और ना ही मीडिया में इतना ज़्यादा उठा है। अब फिर ये दूसरी किताब आई कि मुख्य कारण ये है। अब हमें तीसरी किताब का इंतजार करना है, जो सोनिया गांधी लिखेंगी, वो हमारा कारण बताएंगी। पर ये है, उन्होंने अपने आप को यूपीए में एक तरह से जो कहें कि बलि की, मैं एक बहुत बड़े पद की बलि दे रही हूँ, अंतरात्मा की आवाज पे अस्वीकार कर रही हूँ, त्याग मूर्ति बना रही हूँ, वो उसका फायदा उन्होंने 10 साल तक उठा लिया। जहां तक मैं बताऊंगा, जो डर की बात है, आपको ध्यान होगा पीसी अलेक्जेंडर, जो इंदिरा गांधी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, राजीव गांधी की भी रहे, उनकी आत्मकथा बाजार में आई थी। उसमें उन्होंने यह खुलासा किया था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। मतलब यह डर की जो भावना है वहां हमेशा बनी रही, और वही राहुल गांधी ने लिया।
बिल्कुल। है ना? और सोनिया गांधी ने इस बात की हमेशा स्वीकार किया है कि हाँ, मैं नहीं चाहती थी। इवन वीडियो क्लिपिंग्स जो हॉस्पिटल की आई जी, हैं, जी। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनी है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि वो डर रही थी कि उनके पति कहीं की उनके साथ हत्या कोई हो हादसा जाए। नहीं और हो उनका जाए। डर सच भी हुआ। हाँ। जो नहीं, स्वीकार बहुत हुआ, बहुत जो बहुत डर धन्यवाद हुआ। संगीता जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब मैं सीधे चलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा बुंदेला जी के पास, जो हमारे साथ मुंबई स्टूडियो मौजूद है। राजा बुंदेला जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेला जी, अभी आपने देखा, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंवर नटवर सिंह की आने वाली पुस्तक के जो कुछ अंश अभी बाजार में आ गए हैं, जिस पर पूरे देश में आज बवाल मचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ एक नया तथ्य ये आया, त्याग मूर्ति की जहाँ बात थी, उसको तो पूरा देश उस पर कई बार बहस कर चुका है, उस पर सवालिया निशान लगाए जा चुके हैं कि यह सब जो त्याग मूर्ति है, कांग्रेस ने अपने पक्ष में उनको भुनाने की कोशिश की, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। एक जो मामला आया डर का, जो कभी नहीं आया था, कि राहुल गांधी के मन में यह डर था कि कहीं उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की तरह सोनिया गांधी के साथ भी कोई हादसा नहीं हो, इसलिए उन्होंने मना किया, वो नहीं बने। तो क्या इससे सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आज पूरा का पूरा कांग्रेसी महकमा वो सोनिया के बचाव में आ गया है। कुंवर नटवर सिंह के ऊपर वार पर वार किए जा रहे हैं। और जैसा अनुरंजन ने कहा कि ये पूछा रहे कि टाइमिंग, कि ये पुस्तक अब क्यों लिखा गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब जिस अवस्था में, जिस आयु में पहुंच चुके हैं कुंवर नटवर सिंह, उनको कोई राजनीतिक पद की लालसा है नहीं, उनको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है नहीं, वो बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं। तो आखिर उन्होंने जब ये लिख दिया, जो हम ये मानते हैं कि एक सच्चाई को सार्वजनिक किया, तो आज सारा का सारे कांग्रेसी उन पर बिल्कुल वार क्यों कर रहे हैं? विनोद जी, जी। होता क्या है कि जब कोई लेखक, खिलाड़ी जी या कलाकार अपनी एक उम्र के एक कगार पर पहुंचता है जी और वो जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग तरीके से जीता है, जी। और उस जिए हुए अनुभव को वो एक समय ऐसा आता है कि वो दुनिया में तमाम लोगों के साथ बांटना चाहता है। जी। वो अनुभव अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और आप उठा के देख लीजिए, ये इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी जब भी लिखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर रही जो विवाद का विषय बनी है। जी ये नटवर सिंह जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने यह समय क्यों चुना, लेकिन मुझे लगता है कि कलाकार को, लेखक को और पेंटर को अपनी कला का प्रदर्शन, अपनी किताब का विमोचन, अपनी किताब को जनता के सामने लाने का हक है। जी, वो जी। टाइमिंग पर हम क्यों सवाल करें? हम वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें, और उसमें एक आध अगर ऐसी कोई बात है जो जनता को लगती है नई है और अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, तो उसमें मात्र यही है कि वो राहुल गांधी जी ने सोनिया जी को रोका था डर की वजह से, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। बाकी जो कुछ भी बातें नटवर सिंह जी ने कही हैं, वो आप पिछले उसमें उठा के देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आगे, आम जनता तक पहुंच चुकी हैं। जी। और इस बात को कोई नहीं नकार सकता। आपके पैनल पर दो जज जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि कोई इस बात को नकार ही नहीं सकता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण था, सत्ता 10 जनपद पर थी। और एक बड़ी बात जो नटवर सिंह ने कही है कि 15 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं, जो कि ना नेहरू रहे हैं, ना राजीव गांधी रहे हैं, ना इंदिरा गांधी रही हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो सत्ता में तो कहीं विरोध का सवाल हो नहीं सकता। मैं आखिरी बात और आपको कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस में एक भय का वातावरण है, और सुबह ही सुबह दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा था कि नटवर सिंह जो कुछ भी बने हैं वो गांधी परिवार की देन है। हर कांग्रेसी यही मानता है, कांग्रेसी, कि अगर गांधी परिवार की उनके ऊपर कहीं कोई नजर पड़ जाती है, उनके ऊपर दया दृष्टि पड़ जाती है, तो वो फर्श से अर्श तक चले जाते हैं। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उनका विरोध कर सकें, उनके खिलाफ लिख सकें और उनके खिलाफ बोल सकें। अगर कोई बोलता है गाहे बगाहे, तो उसके लिए एक साथ खड़े होकर उसका बचाव करते हैं। ये आपने पिछले कई चुनाव में राहुल के लिए देख लिया होगा, और यही बात अब सोनिया जी के लिए देख रहे हैं। लेकिन नटवर सिंह जी ने जो बड़ी बात की है वो ये कही है, उन्होंने कहा है कि मैं हर बात के लिए तैयार हूं। मैं मुखातिब होकर प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर से बैठ के भी बता सकता हूं। उन्होंने अपने तथ्यों को बाकायदा
प्रूफ करके रखा है और उसके लिए वो खड़े हैं, तैयार हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कहीं कोई गलत बात नहीं कही। और दूसरी अच्छी बात है कि अब जो सोनिया जी किताब लिखेंगी तो हमें उसका इंतजार होगा, उसमें भी बहुत सारे नेताओं का पर्दाफाश होगा, जो इस जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम सोशल मीडिया और आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम जनता तक तो ये बातें पहुंच रही हैं जो कभी गाहे बगाए कहीं पहुंचनी ही नहीं थी। आज जनता अवेयर हो रही है, जनता जागरूक हो रही है और उसको पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे क्या क्या खेल होते हैं और कैसे कैसे राजनीति होती है और उन तक केवल मीठी मीठी बातें पहुंचती हैं। बुंदेला जी, तो हम तो इंतजार करें सोनिया जी के उस बुक का जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी उन्हीं के साथी लोगों को पर्दाफाश होंगे और उनको जनता तक पहुंचेंगे। जी बुंदेला जी, एक सवाल आपसे, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता के रूप में स्थापित है, ये सारा मामला तो निजी मामला होता है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि निजी बातचीत को कमाई का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उनका इशारा था कि शायद पुस्तक की बिक्री से, मैं उस पर नहीं आता हूं, लेकिन यह इसमें जो सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र की जो भावना होती है वह यह खुलासा हालांकि पहले हो चुका है। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि कुंवर नटवर सिंह ने पुनर्पुष्टि की है कि सत्ता का असली केंद्र प्रधानमंत्री निवास न होकर 10 जनपद सोनिया गांधी का निवास था। वो एक संविधानेतर सत्ता का संचालन वहां से कर रही थी। यह हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही खतरनाक है और पूरे देश के लिए। कहा कि इस प्रवृत्ति पर कैसे रोक लगाई जा सकती है ताकि भविष्य में ऐसा फिर कोई दुस्साहस न कर सके। लगता है उन तक आवाज बुंदेला जी हाँ, लगता है कि आपके पास वाजिब है यह सवाल। सीधे मैं अनुरंजन जी आपसे पूछता हूँ कि जैसा कि कहा मनमोहन सिंह ने टिप्पणी की कि यह निजी बातचीत को कमाई का जरिया नहीं बनाया चाहिए। उनका इशारा सीधे है कि शायद इसके माध्यम से कुंवर नटवर सिंह चाहते हैं कि उनके पुस्तक की बिक्री बढ़े। मैं नहीं समझता हूँ कि नटवर सिंह को कोई इसके ऐसा लालच रहा होगा। ये क्या, अब इसमें महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर यह जो प्रवृत्ति है यह तो स्थापित है, इस पर कोई दो मत नहीं है कि 10 जनपद से सत्ता का संचालन 10 होता रहा। ये तो इसको रोकने के लिए, चूंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, पूरे देश के लिए खतरनाक है, इसके लिए मुझे लगता है मनोज जी ना, इस देश की जनता को बहुत जागरूक होना होगा जी। जैसा अभी राजा बुंदेला जी कह रहे थे कि आखिर हर कांग्रेसी ये बात बार बार कहता है कि दूसरे के बारे में कि ये यहाँ तक पहुँचे सिर्फ ये कांग्रेस की देन है, गांधी परिवार की देन है। मैं पूछता हूँ कि गांधी परिवार वहाँ तक पहुँचा ये किसकी देन है? ये इस देश की जनता की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन वो कांग्रेस स्वाधीनता संग्राम में एक अहम मकाम पे थी, उस कांग्रेस की स्थिति आखिर आज क्या हो गई? क्यों एक दूसरे को दूसरे नेता ये बताते हैं कि सिर्फ गांधी परिवार पे ही आश्रित होकर आप आगे बढ़ सकते हैं? ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है और इस देश की जनता को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर परिवार से बाहर इस पार्टी को नहीं निकालेंगे तो इस पार्टी की स्थिति जो इस चुनाव में दिखी है, हो सकता है कि अगले स्थिति में इससे भी बदतर हो जाए। मैंने आपको कहना है बिल्कुल सही है कि इसके लिए सिर्फ कांग्रेसियों को ही चेतना होगा अगर वे एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में जीवित रहना चाहते हैं। अब मैं सीधे चलता हूं नागपुर, जहां हमारे साथ मराठी दैनिक लोकशाही वार्ता के संपादक वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण राव जोशी जी मौजूद हैं। लक्ष्मण राव जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। लक्ष्मण जी, अभी आपने हम लोग की पूरी चर्चा सुनी। आज सारा दिन पूरे मीडिया में, पूरे समाज में, पूरे पत्रकारों के बीच और राजनेताओं के बीच यह चर्चा के विषय रहा नटवर सिंह की आने वाली पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ। अब उसमें बाकी बातें तो आप जानते हैं, बहुत सारी, आप तो बहुत नज़दीक से आपने देश की राजनीति को देखा हुआ है। इसमें एक जो चिंताजनक जो बात सामने आई है वो ये है, नटवर सिंह के द्वारा यह पुनः पुष्टि करना, संजय बारू पहले अपनी पुस्तक में कर चुके हैं, है ना, लेकिन यह पुनः पुष्टि करना कि यह सच है कि पिछले 10 वर्षों तक देश का संचालन प्रधानमंत्री निवास से न होकर के 10 जनपद से एक संविधानेतर सत्ता के रूप में सोनिया गांधी संचालित करती रही। यह एक अत्यंत ही खतरनाक बात है। इस पर रोक कैसे लगाई जाए, और मैं आपसे यह सीधा समझना चाहता हूं कि आखिर यह स्थिति ऐसी पैदा कैसा हुई। अनुरंजन जी कहते हैं कि कांग्रेसियों को स्वयं चेतना होगा, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर हम पूरा यह मसला नहीं छोड़ सकते।
ये पूरे देश का सवाल है, पूरे देश के लोकतंत्र का सवाल है। इसका बचाव कैसे किया जाए ताकि हमारी लोकतंत्र की आत्मा, हमारे संविधान की आत्मा पवित्र रूप से सुरक्षित रह सके। एक तो बात यह है कि नटवर सिंह जी ने जो बात कही है कि सत्ता बाह्य केंद्र की बात कही है जी जी, तो कुछ उन्होंने पहली बार उन्होंने कही, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके पहले संजय बारू ने भी अपने पुस्तक में जी इस बात का ब्यौरा दिया था जी। तो नटवर सिंह ने कुछ नया कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। चिंता की बात ही है जी। कि संविधान के बाहर रहकर, जी कानून के बाहर रहकर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी न लेते हुए सत्ता का संचालन करना, ये अपने लोकतंत्र के लिए बड़ी ही चिंता की बात है। जी जी, और उसके बारे में हमने बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ऐसी एक परिस्थिति बन रही है कि एक जमाने में जो लोग विश्वास पात्र लोग किसी बड़े नेता के संपर्क में रहते हैं जी जी, और उसके बाद उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जी तो विश्वास के कारण उनको यह सुविधा मिलती है या विशेषाधिकार मिलता है वहाँ रहने का। जी, तो मेरे दृष्टि से ऐसी गोपनीय बातें इस प्रकार से अपने किताबों में लेना नैतिक दृष्टया कितना उचित है, इसके बारे में मेरे मन में शंका है। जी जी, हालांकि ये हो सकता है कि अपनी किताब की बिक्री ज्यादा हो, उसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो, इसके दृष्टि से यदि ये होता है वो तो बड़ा ही चिंताजनक है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ऐसे बाकी जो लक्ष्मण रही लक्ष्मण बात जी कि सोनिया जी ने डर कर या राहुल गांधी ने डर कर अपनी मां को जी। प्रधानमंत्री पद से वंचित किया, जी ऐसा जो उनका कहना है, तो उसमें मुझे तर्क नहीं लगता। जी, यदि राहुल जी को सोनिया जी के जीवित के बारे में इतनी ही चिंता थी, जी तो जो प्रधानमंत्री होकर उनको धोखा था, तो यूपीए की चेयरपर्सन होते हुए भी लगता था, कांग्रेस की अध्यक्ष होते हुए भी उतना ही धोखा था, तो उसमें मुझे तर्क नहीं लगता। हालांकि ये हो सकता है, असंभव नहीं है, मगर तर्कपूर्ण है ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, नहीं आपने जो जोशी ये कहा कि किताब की बिक्री के लिए, ऐसा देखिए जब ऐसी कोई पुस्तक बाजार में आती है तो लेखक के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, सो उसमें कोई दम नहीं लगता है। लेकिन यह जो आपने कहा कि डर का, तो जैसे कि पहले बताया गया कि स्वयं सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को भी रोका था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि प्रधानमंत्री मत बनो। यह भय की भावना जो है वह नेहरू परिवार में जमी हुई है, यह तो स्थापित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। अब हम सीधे चलते हैं भूपेंद्र गुप्ता के पास, भोपाल कांग्रेस के नेता हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने अभी तक हमारी चर्चा सुनी, बाकी बातें तो करीब करीब नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में दोहराई है या पुनर्पुष्टि की है, लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है, जो पूरे मन से जितने लोग हमारे भागीदार हैं, जो आज अतिथि, सब ने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि इस बात की पुनर्पुष्टि होना कि 10 वर्षों तक आपकी कांग्रेस सरकार की असली सत्ता प्रधानमंत्री निवास से नहीं बल्कि 10 जनपद अर्थात सोनिया गांधी के निवास से संचालित होती रही। इसमें भूपेंद्र जी आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो पूरी बहस आपके टीवी पर अभी संचालित हो रही है, जी जी, इसके मुझे बड़े सीमित उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं जी, और ये बहस जो है उतनी जो है चीजों को कवरेज नहीं कर रही है। मैं आपसे सवाल साथ में ये करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने संविधान की कसम पहले खाकर जो है विदेश मंत्री का पद स्वीकार किया है और वो व्यक्ति 10 साल तक संविधान के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन ना करके और वो चुपचाप बैठा रहता है, उस व्यक्ति को आप ज्यादा प्रमाणिक बनाकर स्थापित करने की जो चेष्टा हो रही है, इस चेष्टा का मैं विरोध करता हूँ। उसका पहला दायित्व था कि वो संविधान के प्रति अपने जो है दायित्व का निर्वहन करता। सोनिया गांधी संविधान से बड़ी कभी भी नहीं थी। और दूसरी चीज ये है कि जिन
चीजों को हम स्थापित करना चाह रहे हैं वो सारी की सारी, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, आप। जी, 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 वो बोलिए। सारी की सारी चीजें पूर्व में खारिज हो चुकी जी। हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि उनसे डरकर सोनिया गांधी ने जो है प्रधानमंत्री बनने से, मेरी बात होने दीजिए, बनने से इनकार कर दिया। जी, जी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि उनसे डरकर सोनिया गांधी ने जो है प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। इसका उत्तर जो है अब्दुल कलाम साहब दे चुके हैं, राष्ट्रपति जो पूर्व के थे, जी। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर वो तमाचा मार चुके हैं अपनी सूचनाएं देकर। ये जो चीजें दुष्प्रचार को केंद्रित करने की ये चेष्टाएं देश में समाप्त होना चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप भय की बात कर रहे हो, भय पर आधारित कर इस निष्कर्ष को निकालना चाहते हैं। इस देश में ऐसे भी लोग आज सत्ता में हैं जो अपने दूध को भेजकर इतने भयभीत है, ये पता लगा रहे हैं कि उनको वहां पर आने पर पत्थर तो उनके ऊपर नहीं फेंके जाएंगे, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। इस देश में एकांगी बहस हो रही है, और जो है और इस देश में यह भी सिद्ध हो चुका है, देश में ये खुले आरोप लगाए गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल संघ का मुखौटा थे। ये गोविंदाचार्य जी ने आरोप लगाया था, तब भी संविधानेतर सत्ता जिस देश में चल रही थी, इस पर इस देश ने बहस नहीं की है। इस तरह की जो एकांगी बहसें हैं ये हमारे लोकतंत्र को शक्ति नहीं देती हैं, भटकाने की चेष्टाएं होती हैं। मैं आपसे कहता हूं एक सम्यक बहस कीजिए, देश में बहुत जरूरी है इस तरह की बहस होना, लेकिन उसमें जो है किसी आप जो है पूर्व निर्धारित धारणाओं को लेकर बहस मत कीजिए, उन धारणाओं को विकसित होने दीजिए इसी बहस के बीच में से। अभी बुंदेला साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन बुंदेला साहब से मैं सवाल कि जिस दिन नटवर सिंह के त्याग पत्र की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उनके बदनाम बेटे के नाम पर, उस बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कैसे दे दी, उनका वो प्रिय विधायक कैसे हो गया, उसके सारे अपराध भारतीय जनता पार्टी में जाते ही क्षमादान प्राप्त हो गए। ये जो मूल्यों की राजनीति है ये दोगली नहीं हो सकती है कि आपके लिए मूल्य अलग, हमारे लिए मूल्य अलग। जब हम मूल्यों की राजनीति और नैतिकता के सकाया की बात करते हैं तो नटवर सिंह पर भी लागू होना चाहिए, सोनिया गांधी पर भी लागू होना चाहिए, वे संघ पर भी लागू होना चाहिए और मोदी जी पर भी लागू होना चाहिए। भूपेंद्र जी आपने ये जो राजनीति एकांगी राजनीति है, दरअसल जिसमें हम दुर्भाग्य है किसी के बारे में परसेप्शन बनाने की चेष्टा करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। परिवार पर अगर आपने भूपेंद्र जी आपने कुछ बहुत अहम मुद्दे उठाए, उस पर मैं भी आपको कुछ बताऊंगा, तब तक आपको बुंदेला जी आपकी बातों को जवाब देना चाहता है। हाँ बुंदेला जी। जी हाँ बोलिए। जी जी दरअसल ये हमारा दुर्भाग्य है कि कभी भी हमने गांधी का नाम लिया नहीं, और दूसरा जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक पर चर्चा नहीं होगी। गुप्ता जी ने पूरा एक हमको ज्ञान दे दिया कि कांग्रेस कितनी महान है, गांधी परिवार कितना महान है, उस पर नहीं बोले कि वो जो 10 जनपद से 10 साल तक राज हुआ है, जो जिसको मुखौटा बना के प्रधानमंत्री बनाया, उस बेचारे पे सारे दोषारोपण लगे, सारे जितने भी घपले घोटाले हुए उस आदमी के नाम पर लगे। और जिन्होंने फाइल, गुप्ता जी आप जब बोल रहे थे मैंने आपको नहीं रोका, मेरी बात आप सुन लीजिए, क्योंकि इसको आपने विषयांतर आपने किया, हम विषय पे बात कर रहे थे, मैंने केवल तारीफ की, मैंने कहा अच्छी बात कही उन्होंने, नटवर सिंह जी ने एक महिला की तारीफ की है, एक बच्चे का मोह अपनी मां के प्रति दिखाया है, अपने परिवार के प्रति दिखाया, ये मैंने तारीफ की, मैंने बुराई नहीं की। और मैंने ये भी कहा कि कलाकार को, लेखक को अपना हक होता है कि वो पेंटिंग कब बेचे, वो किताब कब मार्केट में लाए, उसमें एकाध दो बातें ऐसी होती हैं जिस पर विवाद होता है, तो ये तो दुनिया में हुआ है, एक अकेली ये बायोग्राफी नहीं है, इस तरह की कितनी किताबें हुई हैं जिन पर आपके JK कैनेडी पे उठा के देखिए, आज तक उन पर विवादास्पद किताबें आ रही हैं। लेकिन आपका समस्या यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आप कुछ मत बोलिए, सारे के सारे वो चुनाव हार जाए तो कुछ मत बोलिए, सोनिया गांधी पूरी सत्ता को इधर उधर घुमा दें, जिसको चाहें उसको उठा लें, जिसको चाहें गिरा दें, आप वो मत बोलिए। यही आपके यहां मुकेश नायक जी थे, मुकेश नायक जी ने, एक मिनट, रॉबर्ट वडेरा आपके, मुकेश नायक जी को आपने किस तरह से निकाला था कांग्रेस से, आज वही मुकेश नायक जी आपके प्रवक्ता बन गए। आज ऐसे में 1000 नाम गिना दूंगा आपको गुप्ता जी, इसलिए विषयांतर मत करिए। आप ये कहिए कि ये जो किताब आई है उस किताब से क्या मुद्दे जनता तक पहुंचे हैं और उनसे हमें क्या समझ में आया है और जनता को क्या समझ में आएगा। बल्कि यही नहीं है बुंदेला जी, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, हमारा काला भी नहीं छिपेगा और आपका काला भी नहीं छिपेगा। बुंदेला जी और गुप्ता जी को खास कर मैं संबोधित कर रहा हूं। नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में इन बातों के अलावा सोनिया गांधी की काफी प्रशंसा भी की है। उन्होंने ये कहा है, नहीं सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी नेहरू जी और इंदिरा गांधी से भी ज्यादा शक्तिशाली नेता रही।
इंदिरा गांधी और नेहरू जी को पटेल से, इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से चुनौतियां मिलती रहीं, जबकि सोनिया गांधी को कोई चुनौती कभी नहीं दी गई। यही नहीं बल्कि उनके गुण की भी उन्होंने वर्णन किया है कि वो सबके साथ बहुत उदारता पूर्वक मिलकर के बात सुनती थी, शेयर नहीं करती थी, जो एक अच्छे राजनेता का गुण है। नटवर सिंह ने सोनिया गांधी की तारीफ भी की है। मतलब उन्होंने ईमानदारी से अपनी पुस्तक को लिखा है। अब कुछ असहज प्रसंग आ गए हैं, उस पर आप लोग आपत्ति कर रहे हैं, और आपने पूछा कि बहस की शुरुआत किताब के प्रसंग बाहर आने के साथ ही आपकी पार्टी की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, इसलिए बहस की शुरुआत हो गई। स्वयं सोनिया गांधी ने जिस तरह से जवाब दिया कि मैं अपनी पुस्तक खुद लिखकर जवाब दूंगी, क्षमा करेंगे, जब वो पुस्तक बाजार में आएगी उस दिन में ये बहस होगी कि इसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, ये तो मालूम है। इसलिए ये बहस, ये लोकतंत्र का एक जो हम लोग चौथे स्तंभ है, एक सशक्त, हमारा ये काम है कैसे जब मुद्दे होंगे तो हम विभिन्न विचारधारा के लोगों को बुला करके, जैसे आप हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम चर्चा करेंगे। ये हमारा दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, पत्रकारीय दायित्व हमारा है। खैर, तो संगीता जी अभी आपने देख लिया, अब मैं आपसे सीधे आता हूं कि इस पुस्तक के ऊपर जो और बात हो रही है, अब एक बात भी है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी। हाँ बोलिए। देखिए, बुंदेला जी ने जो बात उठाई है जी, मैं उस पर 2-3 बातें और जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। इस किताब के और बहुत सारे कंटेंट बाहर आए हैं जी हाँ, जिन पर इस देश में चर्चा नहीं हो रही है। अगर ये चर्चा सार्थक है तो उन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। मैंने कहा, जैसे उन्होंने प्रशंसा बाहर आया है जी, कि भारत में विदेश मंत्री अमेरिका के इशारे पर नियुक्त होता है, ये बात उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। मेरी बात बोलिए जी जी। क्या ये नटवर सिंह जी और क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात की सफाई देंगे क्योंकि वो भी क्या देश में विदेश मंत्री अमेरिका के इशारे पर नियुक्त किए गए थे? ये जो बहसें हैं ये देश में केवल विवादग्रस्त बातचीत करके और पब्लिसिटी और ये प्रचार पिपासा को जो लेकर हम अपने लोकतंत्र को कमजोर करने में जुट जाते हैं, इस बात से भी हमें बाज आना चाहिए। और बहुत सारे कंटेंट हैं उसमें जिन पर इस देश में बहस नहीं हो रही है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज क्या विदेश मंत्री इस देश में जो है किसी राष्ट्र के इशारे पर नियुक्त होता है? वो स्वयं विदेश मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। इसकी सफाई कौन देगा इस देश में? इस पर भी बहस होना चाहिए। लोकतंत्र इसके लिए भी जिम्मेदारी मांगता है, लेकिन हम उसको एकांगी करके एक परिवार पर केंद्रित करके उसको चोट, क्या इस देश में नहीं लोग जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जाइए जानते हैं। मेरी बात तो हो जाने दीजिए, आप फिर डिस्टर्ब कीजिएगा। बोलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते हैं कि संघ से बाहर हटकर उनकी सत्ता जीरो है? और आज जो है उस पर वो क्या सवाल उठा सकते हैं? जब संविधानेतर और लोकतंत्र की हम चर्चा करते हैं तो हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। देश में ये भी जरूरी है। आप बराबर कांग्रेस पर चर्चा कीजिए, कांग्रेस की गलतियां बताइए, कांग्रेस पर बहस कीजिए, लेकिन देश में जो और परिस्थितियां उपलब्ध हैं उनको बचाकर आप जब भी ये चर्चा करेंगे, ये चर्चा अधूरी होगी। इसका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। विपिन जी, जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अब कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भी चर्चा करते हैं जो मुद्दे की बात है। और आज मुद्दा यह चुकी और इस बात को उछाला आपकी पार्टी ने, जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, इसलिए वो बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दुत्कार कर जो निर्णय देश में हुए, इस पर कहां चर्चा हुई है? चर्चा हुई है, इस मंच से भी हुई है, चर्चा करते हैं हम। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहसों से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। हम उस पर विचार मंथन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और ये एक दबाव बनाते हैं राजदलों पर, सत्ता पक्ष पर, विपक्ष पर कि जनता जागरूक है और हम यहाँ बैठकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह लोकतंत्र मजबूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीजिए। अब संगीता जी मैं आपसे पूछ रहा था, उस पुस्तक में जैसे बताया कि नटवर सिंह ने बहुत सारी प्रशंसाएं भी की हैं सोनिया गांधी के, बल्कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है कि नेहरू जी को हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल से चुनौतियां मिलती रहीं। बहुत सारे उनके वैचारिक मतभेद थे, उन्हें संभालना पड़ता था। इंदिरा गांधी को जानते हैं कि तथाकथित सिंडिकेट जो उस समय था कांग्रेस के अंदर, उनसे चुनौतियां मिलती थी, उनसे इंदिरा गांधी को जूझना पड़ता था। जबकि सोनिया गांधी को ऐसी चुनौती कांग्रेस पार्टी के अंदर से कभी नहीं मिली। इसे आप किस रूप में लेती? देखिए, कुछ जब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी 10 वर्ष के कार्यकाल में, तब किसी पत्रिका ने एक सबसे शक्तिशाली महिला
एक यूरिक एशियन फोर्ब्स करके कोई एक मैगजीन निकली है, उन्होंने सबसे शक्तिशाली महिला का इनके वो किया था, रैंकिंग की थी, तो उससे सिद्ध था कि ये सबसे शक्तिशाली महिला है, ना कि कांग्रेस में बल्कि इस पूरे भारत देश में, जो कि ये देश चलाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो आप सोनिया गांधी और नेहरू जी और इंदिरा गांधी को जो विवाद मिल गया, जो नटवर सिंह जी ने कहा है कि इनके में जो उदारता थी, इनके जो व्यक्तित्व थी, सबसे बड़ी चीज़ सोनिया गांधी के व्यक्तित्व में ये है कि किसी भी चीज़ पर बहुत कम त्वरित प्रतिक्रिया करती हैं, बहुत धैर्य से। नहीं, उस पर टिप्पणी की है नटवर सिंह पुस्तक में कि ये राजनेता का अच्छा गुण है जो सोनिया गांधी मौजूद है, मौजूद है, परंतु इस पुस्तक पर उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दे दी है कि मैं अपनी किताब लिखूंगी। हाँ। तो ये जो है, जो उनका धैर्य था, जो उन्होंने नटवर सिंह जी ने भी इसमें उल्लेख किया है कि वो ध्यान से सुनती थी, उदारता वाला उनका व्यक्तित्व था, बिल्कुल है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। परंतु अभी मैं ये कहूँगी कि ये पुस्तक अभी मार्केट में नहीं आई है। किसी भी मुद्दे को नटवर सिंह जी ने किस संदर्भ में, किस पृष्ठभूमि में लिखा है, इस पर हम बहस उसके बाद ही कर सकते हैं, जब तक कि हम पूरा पुस्तक का अंदर न्याय कर लें। जहाँ तक कि डर की बात है, हो सकता है एक फैक्टर राहुल गांधी ने व्यक्तिगत चर्चा में अपना डर प्रदर्शित किया हो, पर जरूरी नहीं है कि डर ही इसका कारण हो या उनके अंतरात्मा ही बिल्कुल निजी है, ये बिल्कुल पारिवारिक मामला है, और इस पर कोई बहस का मुद्दा भी नहीं बनता है। परंतु हाँ, निश्चित ही जो आप बार बार कह रहे हैं उस पर हमें बहस करना जरूरी है कि सत्ता का संचालन कहाँ से हो रहा था, क्योंकि यदि हम 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल की सत्ता के संचालन की हम बात या बहस नहीं करते हैं, तो हम बीजेपी को भी, जो संघ और अभी गुप्ता जी ने मुद्दा उठाया है, एक रास्ता देते हैं। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि जहाँ पर भी पारदर्शिता नहीं होती है, वहां पर सवाल उठते हैं। किसी भी बहस में जहां सबसे कम पारदर्शिता है, वहां सबसे ज्यादा मुद्दे और सबसे ज्यादा हमें अफवाहें सुनने मिलती हैं। इसलिए हर क्षेत्र में पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है। पारदर्शिता का जोड़िए अनुरंजन जी, पारदर्शिता आवश्यक है और यह चर्चा भी पारदर्शिता का एक अंग है। बिल्कुल। अभी भूपेंद्र जी ने कुछ आपत्ति प्रकट इसके जब मैंने जवाब दिया, लेकिन अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल, हमारा समय समाप्त होने जा रहा है, ये पूछ रहा हूं कि सारे जो बातें अभी सामने आई, यह तो तय है कि नटवर सिंह की जब पूरी पुस्तक बाजार में आएगी तो बहुत सारे और बातें सामने आएंगी, अलग चर्चा होगी। फिलहाल जो अंश सामने आए जिस पर बहस हो रही थी, उसमें सबसे चिंताजनक बात संविधानेतर सत्ता को लेकर के है। संगीता जी ने बिल्कुल सही आशंका जाहिर की कि अगर इस पर बहस नहीं होगी तो इस प्रवृत्ति को रोकने का उपाय नहीं होंगे, और नहीं तो अभी वर्तमान सत्तारूढ़ दल कहीं इसे एक परंपरा के रूप में लेकर हो सकता है कि उसी रास्ते पर चल जाए, तब यह देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही खतरनाक हो जाएगा। अभी जो किताब के अंश बाहर आए हैं और जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा होगी, लेकिन दो मुख्य बातें हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी ने एक सवाल बहुत सही उठाया जिस पे चर्चा होनी चाहिए और उस तरीके से नहीं हो पा रही है। वो बिल्कुल सही सवाल है कि क्या विदेश मंत्री भी अमेरिकी दबाव में तय होते थे। ये बहुत उम्दा विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। चूंकि हम आज चर्चा एक समानांतर संवैधानिक सत्ता की बात कर रहे थे, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो और ये जब इस पे हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल वैसी ही सत्ता नई सरकार के साथ भी हो सकती है, क्योंकि संघ के प्रादुर्भाव से लेकर के और बीजेपी के जन्म से लेकर के और सत्ता में आने तक ये बार बार ये सवाल उठते रहे। चलिए, ये एक शक है, ठीक है अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा समय समाप्त हो रहा है। आज की चर्चा जो हमने किया कि अब यह साफ हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र के नाम पर देश में अलग अलग खंड में अलग अलग रूप में संविधानेतर सत्ताएं सक्रिय रही हैं। अब चूंकि हम वर्तमान कालखंड की बात करेंगे तो हम इस प्रवृत्ति पर, इस परंपरा पर अगर इसे हम निरूपित कर सकते हैं, रोक लगाने के लिए जरूरी है कि आम जनता को इस पर शिक्षित किया जाए कि यह हमारा लोकतंत्र है, जहां हम लोकतंत्र के जरिए संविधान को मजबूत करते हैं और एक सशक्त शासक को हम केंद्रित करते हैं। वैसे में हमें यह संदेश देना पड़ेगा, जो मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ताकि जनता को जागरूक करें और एक नकेल हर पार्टियों पर, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, उस पर नकेल रखें ताकि वे संविधान से अलग कोई संवैधानेतर सत्ता को कायम न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, अनुरंजन जी आपका, बुंदेला जी, भूपेंद्र जी, लक्ष्मण राव जोशी, सबका आपका इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए मुद्दे के साथ, अन्य अतिथियों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।